आज हम साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन करने जा रहे हैं। जब साझेदारी फर्म में पुनर्गठन होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाते हैं, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स का कैपिटल 3 प्रॉफिट हेड से रिवाइज किया जाता है, जिसमें एक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर हुआ प्रॉफिट या लॉस होता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्निर्धारण तथा अलिखित संपत्ति एवं दायित्वों के लिए फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है जो संपत्तियों व दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। यह ओपन होता है और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर के क्लोज भी हो जाता है। हमें याद रखना है कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से लाभ होता है, दायित्वों की राशि में कमी से लाभ होता है, जबकि संपत्ति के मूल्य में कमी आने से हानि होती है और दायित्वों की राशि में वृद्धि होने से भी हानि होती है। संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि और दायित्वों की राशि में हुई कमी के लिए पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है। संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी एवं दायित्वों की राशि में हुई वृद्धि के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट किया जाता है। अलिखित संपत्तियों व दायित्वों का भी इस खाते में लेखा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को वर्तमान साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है, अर्थात ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है तब पुनर्गठित फर्म के आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों को उनके रिवाइज्ड वैल्यू अर्थात संशोधित मूल्य पर दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज को। संपत्ति व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहली एंट्री, संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर असेट्स की वैल्यू को घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं, जितने से घटा है उतने से क्रेडिट करते हैं और उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। दूसरा, जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, असेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं जितने से बढ़ा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री हुई असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा, दायित्वों की राशि में कमी होने पर लायबिलिटीज़ को घटाते हैं डेबिट करके और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो गई लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने से घटी उतने से डेबिट करते हैं। उसी तरह दायित्वों की राशि में वृद्धि होने पर लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करके बढ़ाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। अलिखित संपत्तियों का लेखा करने के लिए एसेट्स को क्रिएट करने के लिए डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हमारे एसेट्स हैं। अगर हमने इनकम अर्न कर लिया है, मिला नहीं है, या एक्सपेंसेस पहले पे कर लिया है, तो ये हम इसको असेट कंसिडर करते हैं और उसको क्रिएट करने के लिए डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री होती है अक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अलिखित दायित्व एवं प्रावधानों का लेखा करने के लिए
उनको हम क्रेडिट करके क्रिएट करते हैं, लायबिलिटीज़ हों या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उनको क्रेडिट करके क्रिएट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज़ अकाउंट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। यदि कोई बकाया व्यय चिट्ठे से बाहर है, उसको क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रिएट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यदि कोई उपार्जित आय या पूर्वदत्त व्यय हो, जिसकी हमने पहले चर्चा की, अक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अगर लाभ होता है, ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए, एंट्रीज़ की, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ। टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट अलग अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं टोटल ऑफ डेबिट ज़्यादा है कि टोटल ऑफ क्रेडिट ज़्यादा है। अगर टोटल ऑफ क्रेडिट ज़्यादा है तो हमें पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कहा है कि वो क्लोज़ हो जाता है, तो यहाँ हम डेबिट करके क्लोज़ करेंगे और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देते हैं। एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जब हानि होती है तो उस समय रिवैल्यूएशन का डेबिट टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट टोटल से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करके हम क्लोज़ करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होकर के घट जाता है लॉस से। एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करते हैं तो ओल्ड रेशियो में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यह ध्यान रखें। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने के पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट साइड में वो सारे ट्रांजैक्शंस जाएंगे क्रॉस पोस्ट होकर के जिनसे हमको लॉस हुआ है। एसेट घटने से लॉस हुआ है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से लॉस हुआ है, लायबिलिटी के बढ़ने से लॉस हुआ है, प्रोविज़न के क्रिएट होने से लॉस हुआ है। ये सब डेबिट में गए हैं। जिन कारणों से प्रॉफिट हुआ है वो सब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आए हैं क्रॉस पोस्ट होकर के। एसेट के बढ़ने से, अनरिकॉर्डेड एसेट के रिकॉर्ड होने से, लायबिलिटीज़ के घटने से, प्रोविज़न के घटने से, ये सब क्रेडिट में आए हैं। अब टोटल ऑफ द क्रेडिट ज़्यादा हो जाए टोटल ऑफ द डेबिट से तो प्रॉफिट आएगा और उसको हम देखिए डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किए हैं। मान लिया है ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र हुआ है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, वो लॉस होगा जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। ये दिखाया गया है क्रेडिट साइड में बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल करके, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, दोनों में से एक ही होगा। अब हम सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखते हैं रिवैल्यूएशन के पार्ट पे। सारे चैप्टर्स में ये कॉमन होता है, इसलिए आपको देख करके ये समझ लेना है। पहला प्रश्न है PQR, पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को 5:3:2 में। डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो 4:3:3 में 1 अप्रैल 2019 से प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। इस दिन रिवैल्यू किया गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, वैल्यूज़ दी गई हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50 से 40,000 हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80 से 1 लाख हो गया, 80,000 से। इन्वेस्टमेंट 44,000 से 50,000 हो गया। सन्डी डेटर्स 1,20,000 से 1 लाख हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 से 1,20,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11,200 से 12,000 हो गया। जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, तो अग्रीमेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज की जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। तो रिवाइज्ड वैल्यूज़ दी गई हैं, संशोधित मूल्य दिया हुआ है। हमको देखना है कि घटा है या बढ़ा है, उस हिसाब से लाभ हुआ है या हानि हुई है। अब हमको कहा गया है कि पार्टनर्स एग्री करते हैं कि रिवाइज़ करेंगे वैल्यूज़ को एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की
और रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में रिवाइज वैल्यू पर। जर्नल एंट्रीज देनी है फॉर्म के बुक में, ठीक है। ध्यान ये रखें कि जिन जिन कारणों से रिवॉल्यूशन डेबिट होना है उनको एक साथ टिक कर लें और उनकी एंट्री एक साथ पास करें। इससे जर्नल एंट्री कम करनी होगी। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी सन्ड्री डेटर्स घट रहे हैं और एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी क्रिएट होने के लिए क्रेडिट हुआ और असेट्स घटने के लिए क्रेडिट हुआ। तीनों को इकट्ठे लिख दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। लाइकवाइज जिन जिन कारणों से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था उनको एक साथ रख लिया है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, जबकि ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी उसकी वैल्यू घट रही थी। एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जितने से बढ़ा है, लायबिलिटी की वैल्यू को घटाने के लिए डेबिट किया जितने से घटा है, और सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए टोटल ऑफ द रिवैल्यूएशन डेबिट टोटल हुआ है 30,800 और क्रेडिट टोटल हुआ है 46,000। चूँकि क्रेडिट टोटल ज़्यादा है 15,200 अमाउंट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज़ किया हमने डेबिट करके 15,200 से और PQR तीनों में ओल्ड रेशो में बांट दिया। P को 7,600, Q को 4,560 और R को 3,040 रुपये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे उनका कैपिटल बढ़ गया। प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांट दिया गया ओल्ड रेशो में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है। लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, क्रेडिटर घट गया, क्रेडिट में आया है रिवैल्यूएशन के, जबकि प्लांट मशीनरी सन्ड्री डेटर बढ़ा है, डेबिट में गया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, डेबिट में गया है। प्रॉफिट हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होने से डेबिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस ही प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया है PQR में 5:3:2 जो ओल्ड रेशो था उसमें। अब एडमिशन से एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तीनों चैप्टर से हम ले रहे हैं। यहाँ जर्नल एंट्री पास करनी है। एक एडमिशन हुआ है पार्टनर का। मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू 3 लाख थी, रिवाइज्ड वैल्यू 2,80,000 हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख थी, रिवाइज्ड वैल्यू 5,50,000 हो गई। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, जिसको अब रिकॉर्ड करना है, और क्रेडिटर बढ़ाया गया है 5,000 से। मशीनरी की वैल्यू घटी है तो क्रेडिट किया गया है। देखिए घटाने के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। 3 लाख से 2,80,000 हुआ है, 20,000 से घटाने के लिए क्रेडिट किया मशीनरी अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। जबकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 50,000 से, 5 लाख से 5,50,000 हो गया है। बिल्डिंग को डेबिट करके बढ़ाया गया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट किया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया गया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही करते हैं। एक एंट्री मिसिंग है, टोटल ऑफ द डेबिट और टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों का डिफरेंस लेकर के हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना था, और उसको पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना था। चूँकि इन्फॉर्मेशन का लाख है इसलिए ये जर्नल एंट्री नहीं दी गई है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। रोहन, चंदन और कुंदन ये पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 3:1:1 में। रोहन रिटायर करता है फर्म से, और रिटायरमेंट के दिन प्लांट एंड मशीनरी जो 1 लाख की थी उसको वैल्यू किया गया 80,000 पर, 20,000 से घटा है। डेटर 2,000 घट गया है अपने बुक वैल्यू से, जो 20,000 था।
और बिल्डिंग 1 लाख की थी, उसको रिवैल्यू किया गया है 1,25,000 पे। प्रोविज़न 500 का क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, ये जनरल एंट्री पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फिर हमने देखा कि प्लांट मशीनरी और डेटर दोनों घटने हैं, उनको क्रेडिट करके घटाया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है। एंट्री हो गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 22,000 से, और प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से क्रेडिट हुआ है और डेटर्स 2,000 से क्रेडिट हुआ है। प्रोविज़न क्रिएट करना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, क्रेडिट करके क्रिएट किया गया 500 से और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाने के लिए बिल्डिंग को डेबिट किया गया है, 25,000 से बढ़ा है बिल्डिंग, 1,00,000 से 1,25,000 हुआ है, उसको डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब हम देखते हैं कि टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ मोर देन टोटल ऑफ डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई 2,500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके क्लोज़ किया है, प्रॉफिट हुआ है, जिसको पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। रोहन, चंदन और कुंदन तीनों के अकाउंट में, तीनों को क्रमशः 1,500, 500 और 500 रुपया मिला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए बिल्डिंग बढ़ा है वो क्रेडिट में आया है, प्लांट एंड मशीनरी और डेटर्स घटा है वो डेबिट में गया है, प्रोविज़न क्रिएट हुआ है वो डेबिट में गया है। क्रेडिट बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट का 2,500 आया है, अर्थात प्रॉफिट हुआ है, जो तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। अब एक डेथ से भी देख लेते हैं। PQR साझेदार थे, 3:2:2 में प्रॉफिट शेयर हो रहा था। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा दिया है इस प्रकार। ये फुल लेंथ क्वेश्चन में आ जाता है। हमें केवल रिवैल्यूएशन का पार्ट देखना है, क्योंकि डेथ हो जा रही है 31 मार्च 2018 को और एग्रीमेंट हुआ है कि मशीनरी और कंप्यूटर्स डिप्रिशिएट होगा 10 और 20% से रेस्पेक्टिवली। स्टॉक अप्रिशिएट होगा मतलब बढ़ाया जाएगा 20% से। डिप्रिशिएट करना मतलब कम कर देना, अप्रिशिएट करना मतलब बढ़ा देना। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो मशीनरी और कंप्यूटर की वैल्यू को घटाने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, जबकि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाने के लिए स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सीधे यहाँ जनरल एंट्री नहीं है, क्रॉस पोस्टिंग की गई है। देखिए मशीनरी और कंप्यूटर्स जो ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, उनको डेबिट करके घटाया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, मशीनरी और कंप्यूटर क्रेडिट होकर के घटे हैं, जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफ़र हुआ है, और स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई गई है। स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्रॉस पोस्ट हुआ है। यहाँ पर टोटल ऑफ द डेबिट इज़ मोर देन टोटल ऑफ द क्रेडिट बाई 5,000, इसलिए लॉस हुआ है यहाँ पर, और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया है। तो 5:3:2 था हमारा, सॉरी 3:2:2 था, उसमें बांट दिया गया। फाइव इज टू 3:2 था, उसमें बांट दिया गया है 5,000 को। अब हम देखते हैं कि संचित लाभ और संचय के वितरण का क्या लेखांकन व्यवहार होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जब संचित लाभ और संचय खाते बंद किए जाते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं उनको हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो। उसके लिए क्या लेखांकन प्रविष्टियाँ होती हैं, इसको हम देखेंगे। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए, साझेदार का एडमिशन हो, प्रवेश हो, या कोई अवकाश ग्रहण कर रहा हो, या किसी की मृत्यु हो जाए, सारे केस में सेम ट्रीटमेंट है। इन लाभ और संचयों का वितरण जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके बीच में
पुराने लाभ विभाजन अनुपात अर्थात ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया जाता है। एक एक करके देखते हैं। संचित लाभ और अवितरित लाभ जो है उसके लिए, संचित लाभ या अवितरित लाभ कहते हैं एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटने के लिए। इसमें हमने 5 हेड बताया था आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। सारे का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करके हम क्लोज कर देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि ये डेबिट होके क्लोज हो रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होता है। इन तीनों एंट्रीज़ में आपको यही देखने मिलेगा। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, तीनों के पार्ट पर एक बात ध्यान में रखनी है कि इनके ऊपर जो डिडक्शंस होने हैं उनको डिडक्ट करने के बाद जो फ्री रिजर्व्स हैं उन्हीं को पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के पार्ट पर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम एस्टिमेट या एडमिट होता है, उसको डिडक्ट कर लेना है। जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर घटती है तो वो पार्ट डिडक्ट कर लेना है, बाकी फ्री रिजर्व होगा। लाइकवाइज कंटीजेंसी रिजर्व से भी जो उस पर चार्ज है उसको घटा लेना है और बाकी जो फ्री रिजर्व हो वो पार्टनर्स में बटेगा। अगर रिजर्व से ज़्यादा लायबिलिटी हो जाए उस केस में जो एक्सेस लायबिलिटी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यह ध्यान रखना है हमें। तो तीनों केसेस में देखिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होकर के बढ़ा है, कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये डेबिट होकर के क्लोज हुए हैं। इन्वेस्टमेंट के पार्ट पर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से अगर घट जाती है तो हम मार्केट वैल्यू पर ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से वो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, घटी है, उसको डिडक्ट कर लेते हैं। बाकी फ्री रिजर्व्स होता है जिसको पार्टनर्स में बांटा जाता है। ऐसे ही अवितरित हानियाँ को हम राइट ऑफ करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और अनरिटर्न ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। चूँकि इनका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करके राइट ऑफ करते हैं और ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसको कहते हैं उनका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होकर के घट जाता है। एंट्री होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू लॉस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज जितना ही।